Hello friends, now we are going to study today the next section of classical theory of employment. The first point of classical theory of employment is given by Professor J.B. Say, and we are also known this theory as a Say's law of market. Okay, Professor J.B. Say 19th century के classical economist थे. उन्होंने बोला था supply creates its own demand. What it means, supply, जब कोई भी जना, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी अपने प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज करता है, सो उसके लिए उसको वर्कर्स की नीड पड़ती है और उन वर्कर्स को वो वेजेस प्रोवाइड करता है. तो वो वेजेस वर्कर्स के पास मनी के फॉर्म में पहुंचती हैं, क्योंकि बार्टर इकोनॉमी तो है नहीं. सो जब वो वेजेस के फॉर्म में मॉनेटरी वैल्यू मनी वर्कर्स के पास जाएगा, तो उस पैसे को वर्कर्स ऑटोमेटिकली मार्केट में जाके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए स्पेंड करेगा. सो इन दिस वे देयर इज अ सर्कल कि सब जब किसका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, उससे मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट होगी वर्कर्स के पास, देन वो अगेन मार्केट में जाके प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे, अगेन प्रोड्यूसर्स के पास पैसा आ जाएगा. सो इट शोज दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. Okay, now we have also explained this with the help of an example. So you can see that output and employment is determined by the production function. अब इस फॉर्मूले में लिखा है Q is equals to the function of K, T and N. Q is your total output, F is your function and K is your capital stock, T is your technical knowledge and N is the number of the workers. तो ये कहता है कि output is an employment is a function of the number of workers, capital stock and the technical knowledge. अब इस डायग्राम में देखिए, ये कह रहा है कि आउटपुट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ द वर्कर्स, दैट इज एन. हम टेक्निकल नॉलेज और कैपिटल स्टॉक को कंस्टेंट रखते हैं, तो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, तो वो मोर वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा. ओके, लेकिन एक लिमिट पीरियड के बाद जब आपका फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाता है, अगर उसके बाद भी वो वर्कर्स को इंक्रीज करता ही रहेगा, तो एक लिमिट पीरियड के बाद जो उसका अमाउंट है, जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो डिक्रीज. प्रॉफिटेबिलिटी मतलब जब कोई भी प्रोड्यूसर मोर वर्कर्स को एम्प्लॉय करेगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद, तो आउटपुट तो इंक्रीज होगा, बट इट इज लेस देन द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. ओके, अब इस टॉपिक का सेकंड पार्ट आता है, दैट इज लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम. लेबर मार्केट बेसिकली हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयर्स, जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, और ये सब कुछ डिपेंड करता है रियल वेज रेट पे. रियल वेज रेट क्या होता है? रियल वेज रेट बेसिकली द एक्चुअल अमाउंट दैट अ पर्सन अर्न्स, दैट एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स टू द वर्कर्स एंड द वर्कर्स अर्न्स. बेसिकली अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मोर इन्फ्लेशन, इट मीन्स आपकी रियल वेज रेट लो है. अगर मार्केट में रियल वेज रेट इन्फ्लेशन लेस है, इट मीन्स आपके रियल वेज रेट ज़्यादा. रियल वेज रेट इज बेसिकली द रियल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ योर मनी, ऑफ योर इनकम, ऑफ योर सैलरी. ओके, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन कम है, दैट इज मीन्स कि मार्केट में जो मनी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा. जैसे पहले कहते थे कि हम 50 पैसे में टॉफ़ी ले लेते थे, 1 रुपये में इतनी सारा सामान आ जाता था. इट मीन्स उस समय जो मॉनेटरी वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी. उस समय 1 रुपये की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, बट आज उस 1 रुपये की वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि आज इन्फ्लेशन हमारा ज़्यादा है. तो अगर हम उस समय 120 रुपीज़ अर्न करते थे, तो वो भी वर्कर्स के लिए सेटिस्फाइड रहता था, लेकिन आज 120 रुपीज़ में उसके लिए कुछ भी नहीं सेटिस्फाइड होगा. सो डिमांड फॉर लेबर, मार्केट में कितना कंपनी डिमांड कर रही है लेबर के लिए, कितना लेबर वर्क चाहता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि रियल वेज रेट कितनी है, कितना सप्लाई हो रहा है, कितना अमाउंट मार्केट में प्रोडक्शन का है. प्रोडक्शन अगर सप्लाई बढ़ाता है प्रोड्यूसर, तो क्या होगा, उसे वेजेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे लेबर्स को वेजेस प्रोवाइड करने का मतलब है कि जो
अमाउंट वेजर्स के हाथ में, मतलब जो अमाउंट लेबरर्स के हाथ में आ रहा है, अगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो डिमांड, तो उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी वैल्यू कम है तो प्रोड्यूसर तो डिमांड ज़्यादा करेगा, लेकिन वर्कर्स को कोई ज़्यादा। So in this diagram you have seen कि supply of labor is indicated by S and demand for labor is indicated by D, and E is the equilibrium point where the full employment has been achieved. Demand for labor हमारा decreasing function है real wage rate का, मतलब जैसे real wage rate increase हो जाती है तो कंपनीज के पास एक लिमिटेड में बजट होता है तो वो डिमांड कम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर उसी पॉइंट ऑफ लेवल पे इंक्रीज हो जाती है जैसे रियल वेज रेट इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो वर्कर्स होते हैं, जब उन्हें लगता है कि मनी की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, हम जो अर्न कर रहे हैं उससे हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनकी सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाती है। अब अगर रियल वेज रेट डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जो कंपटीशन है वर्कर्स में वो इंक्रीज हो जाता है वर्क को लेकर, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमें थोड़ी ही रियल वेज रेट हमें जितनी भी मिल रही है हम उसको ले लें। उस एक पोस्ट के लिए काफ़ी कंपटीशन क्रिएट हो जाता है जो कंपनीज मार्केट में निकालती हैं। ऐसी कंडीशन में उन्हें लोअर वेज रेट भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वेज रेट अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाती है WP1 से WP2 तक। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में देखिए, जब मनी वेजेस रिड्यूस हो जाएंगी तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी रिडक्शन आ जाएगी और प्रोडक्शन के प्राइसेस फिर से कम हो जाएंगे। जब प्रोडक्शन के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो डिमांड फिर से इंक्रीज हो जाएगी, मार्केट में सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, एंड देन अगेन डिमांड फॉर लेबर फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर अगेन इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर आ जाएगा। ओके, अब इस थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक आता है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। अभी तक तो हमने पढ़ा लेबर मार्केट, जहां लेबर और एम्प्लॉयर्स के बीच का रिलेशनशिप है जो रियल वेज रेट से डिस्क्राइब होता है। अब यहाँ पर एक और इक्विलिब्रियम हम शो कर रहे हैं, दैट इज गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिकली इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म्स एंड द कस्टमर्स। It shows the relationship between saving and investment and the rate of interest. वो ये कह रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में, क्लासिकल थियरी इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर इक्वल। अब सेविंग्स क्या होते हैं और इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? नॉर्मली हम सोचते हैं कि जो हम सेव कर रहे हैं वो बैंक में जाके डिपॉजिट करें तो दैट इज ऑल्सो आर इन्वेस्टमेंट, बट इन इकोनॉमिक्स दीज आर टू डिफरेंट अप्रोचेस। सेविंग्स तो वाकई में वो सेविंग्स होती हैं जो हम सेव कर रहे हैं, चाहे वो हम लिक्विडिटी फॉर्म में रखें, चाहे वो हम बैंक्स में जाके सेव करें, और हमारी सेविंग, हमारी डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो जितनी ज़्यादा सेविंग्स होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा होगा। बट द सेकेंड थिंग इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट। हमारे अगर हम घर में एक नॉर्मल पर्सन है तो अगर हमें फर्नीचर लेना है, घर लेना है, तो उसके लिए वो जो कैपिटल स्टॉक हम ले रहे हैं उसके लिए जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज, in other words, that is a loan which is given by the bank। जो बैंक हमें दे रहा है वो हमारे लिए हम जो स्टॉक परचेज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हुआ कि हम फ्यूचर के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कंपनी कोई मशीनरी लेती है तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए उसको पैसा लेना पड़ता है बैंक से। अपना डिपॉजिट खत्म करेगा या फिर बैंक से पैसा लेगा। अब जब बैंक हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा प्रोवाइड करता है, अमाउंट प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है। ठीक है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितनी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उतना ही कम लोन, उतना ही कम इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हमें 1000 के ऊपर 1000 का अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1000 का लोन अगर हम बैंक से लेते हैं, इन अदर वर्ड्स, सो वी नीड टू पे 100 रुपीज़ इन केस, तो हमारे लिए, और सेकंड ऑप्शन है कि अगर 1000 पे हमें 20 रुपीज़ करना पड़ेगा, तो हम किस लिए
कौन सा टाइम प्रेफर करेंगे जिसमें हमें 1000 रुपीज़ के ऊपर 20 रुपीज़ का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट कम होता है। ओके, सो इन अदर वर्ड्स, जहां सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर इक्वल, जहां इक्वल हो जाते हैं वहां पर हमारा गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। मतलब जितना हम डिपॉजिट कर रहे हैं, दूसरा जन अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है और इंटरेस्ट हम कम, बैंक्स कम लेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेगा। हम ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, हमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिमिट अमाउंट में मिलता है। उसी तरह से बैंक उन लोगों को भी जो हमें, जिनको बैंक लोन दे रहा है, अगर लोन का अमाउंट, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो वो भी इंटरेस्टेड होंगे लोन लेने में। Okay, so this is the third point basically of this classical theory of economy, that is the goods market equilibrium. Okay, now the third point considers in this equilibrium concept is money market equilibrium. Money market equilibrium कहाँ होता है? मनी मार्केट में बेसिकली 4 कंसेप्ट आते हैं, that is M, V, P and T. ओके, व्हाट इज एम? एम इज द मनी सप्लाई, जितना भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई हो रहा है। वी इज योर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन किसे कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं जितना भी मनी मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में कितना फ्रिक्वेंटली जा रहा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। पी इज द प्राइस लेवल एंड टी इज योर टाइम पीरियड। ओके, यहाँ पे इस थियरी में वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन एंड टाइम पीरियड, इनको उन्होंने कंस्टेंट माना है, इनको मूव नहीं किया है। बट मनी सप्लाई एंड द प्राइस लेवल, दे आर चेंजिंग, they are even changing at the full employment level. This can be explained with the help of diagram. Okay, so here you can see that is M is your money supply and P is your price level. अब अगर money supply, Q is your total output or the full employment level. Okay, अब अगर money supply हमारी M से M1 पे चेंज हो जाती है तो प्राइस लेवल भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मार्केट में अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ रहा है तो प्राइस लेवल भी ज़्यादा हो जाए। सो क्लासिकल थियरी में हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हैं? सेज लॉ ऑफ मार्केट, नेक्स्ट इज द इक्विलिब्रियम इन डिफरेंट मार्केट्स, दैट इज द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम एंड द गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। दीज आर द बेसिस ऑफ क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बट प्रोफेसर कीन्स इस थियरी के बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने क्लासिकल थियरी में पढ़ा था, दैट इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। वो कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट जैसा कोई लेवल ही नहीं होता। मार्केट में या तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है या ओवर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप इकोनॉमी में जितनी भी पर्सन है हु आर विलिंग टू वर्क और हु आर केपेबल ऑफ डूइंग अ वर्क, यू कैन प्रोवाइड एवरीवन एम्प्लॉयमेंट? ऐसा नहीं हो सकता। कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से इकोनॉमी को हटा देती है, रिमूव कर देती है उस लेवल से। सो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल उन्होंने डिस्कस ही नहीं करा। दे आर सेइंग कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जैसा कोई लेवल ही नहीं होता। सेकंड पॉइंट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं हो सकता, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। बट ऐसा नहीं होता। एज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री या किसी भी कंट्री में सेविंग और इन्वेस्टमेंट और किसी भी और थ्योरी के लिए हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, रूल्स को फॉलो करना होता है। हर पर्सन अगर अपनी मर्जी के हिसाब से काम करेगा तो कभी भी मार्केट में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्रिएट हो ही नहीं सकती। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस इज मस्ट टू रन एनी इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट इज उन्होंने सेज लॉ ऑफ मार्केट को बिल्कुल क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला है कि जैसे सेज लॉ ऑफ मार्केट में बोला है कि सप्लाई अपने आप डिमांड को क्रिएट करती है। बट वो कहते हैं कि अगर कस्टमर, अगर कोई पर्सन अपनी इनकम का सारा पार्ट इकोनॉमी में जाकर, मार्केट में जाके खर्च करता है, तब तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है। बट इन केस वो स्पेंड ना करके अपनी इनकम का एक
कंसिडरेबल पार्ट सेव करना स्टार्ट करता है तो वो पार्ट खर्च ही नहीं हुआ, और जब लेस पार्ट खर्च हुआ तो जितनी भी मार्केट में प्रोडक्ट्स की सप्लाई है वो सारी नहीं कंज्यूम हो सकती, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर बचेगा। भाई अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है, अगर मैंने मार्केट में जाके 100 के 100 रुपीज़ को स्पेंड कर दिया, सो इट मीन्स कि मैंने 100 रुपीज़ के आइटम्स मार्केट से परचेज कर लिए। बट अगर मैंने उन 100 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ ही कट करे, 50 रुपीज़ अपने पास एज अ लिक्विडिटी फॉर्म फॉर माई फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए सेव कर लिए, तो मैं केवल 50 रुपये की ही प्रोडक्ट्स परचेज करूँगी। ऐसी कंडीशन में प्रोड्यूसर तो ये सोचे बैठा है कि 100 रुपीज़ का आइटम ये हर पर्सन खरीदेगा, लेकिन एक पर्सन है तो 50 रुपए के खरीदे, तो 50 रुपीज़ उसके बच गए। 50 रुपीज़ के आइटम उसके मार्केट में अभी भी रिमेनिंग है। तो कैसे सप्लाई अपनी डिमांड को खुद क्रिएट कर लेती है। एक पर्सन के पास उसके फ्यूचर को लेकर उसको सेविंग्स भी करनी होती है, उसको आगे के खर्चे भी देखने होते हैं। खाली एक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए वो अपना सारा पैसा खर्च नहीं कर सकता। ओके, नंबर 3rd पॉइंट इज इक्वलिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने हमने डिस्कस किया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू वो बैलेंस कर लेते हैं। अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज़्यादा कर देंगे इन्वेस्टमेंट में, और अगर मार्केट में पैसा कम है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे। तो पर्सन ज़्यादा परचेजिंग करने लग जाएगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने लग जाएगा, लोन ज़्यादा लेगा। लेकिन अगर वो लोन ना लेकर सेविंग ज़्यादा करने लगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। अगर वो सेविंग को लिक्विडिटी फॉर्म में ज़्यादा रखे, बैंक्स में जाकर जमा ही ना करे, लिक्विडिटी फॉर्म में मतलब वो गोल्ड परचेज करने में लगे या फिर अपने पास कैश रखने लगे, तो ऐसी कंडीशन में मार्केट में पैसा आएगा ही नहीं, पर्सन के पास घर पे रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा के या घटाकर भी आप मार्केट में इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं कर सकते। तो खाली एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट में इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज 3 से कहते हैं कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन एनालिसिस बहुत अनरियलिस्टिक है। मतलब वो ये कहते हैं कि इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। लॉन्ग रन किसने देखा है, आगे के 20 साल किसने देखे हैं। बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जब हमने लॉन्ग रन देखा ही नहीं है, इकोनॉमी में कभी भी कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जब हमने लॉन्ग रन देखा ही नहीं है तो हम लॉन्ग रन के ऊपर कैसे एम्फसाइज कर सकते हैं कि लॉन्ग रन में सब कुछ सही होगा। अब जैसे कोरोना, किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना की वजह से मार्केट इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, इतनी बुरी तरह कोलैप्स हो जाएगी। ये किसी ने नहीं सोचा था पहले 10 साल पहले, पहले 15 साल पहले। तो हम लॉन्ग रन के बारे में जब हम सोच ही नहीं सकते, शॉर्ट रन में आप मान सकते हैं कि कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस सेम रहेंगे 1 दिन 2 दिन के लिए, लेकिन साल भर में, 2 साल में, 5 साल में भी उसके टेस्ट प्रेफरेंसेस कांस्टेंट रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सो कीन्स ने लॉन्ग रन एनालिसिस को भी अनरियलिस्टिक माना है। Okay, so friends, we have discussed almost every topic of classical theory of employment. If you have any query, please write in comment section and I will try my best to solve your query. Okay, please like and share and subscribe my channel. Thank you.